नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो भारतीय इतिहास में गूंजता तो है, पर कई बार विवादों में भी रहता है। विनायक दामोदर सावरकर। उनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और बगावत का एक तूफान थी। तो चलिए इस जटिल और अक्सर गलत समझे जाने वाले किरदार की परतों को खोलते हैं। और देखिए, इसी एक लाइन से अंदाजा लग जाएगा कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये कोई आम राजनीतिक आंदोलन नहीं था। ये एक ऐसा रास्ता था जहां हर कदम पर मौत से सामना करने की तैयारी रखनी थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई क्रांतिकारी बनता कैसे है। सावरकर के मामले में इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। उनके बचपन में ही थी जिसने उनकी पूरी विचारधारा की नींव रखी। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में जब माँ बाप दोनों का साया सिर से उठ जाए, उस व्यक्तिगत दुख को एक राष्ट्रीय मिशन में बदल देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। यहीं से उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय हो गया और उन्होंने बनाई अभिनव भारत। अब यहां ध्यान देने वाली बात है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। ये शब्द देखिए, उस जमाने में ज्यादातर नेता ब्रिटिश राज के अंदर ही कुछ अधिकार, कुछ स्वशासन मांग रहे थे, लेकिन सावरकर और उनका संगठन नहीं। उन्हें चाहिए थी पूरी आजादी, बिना किसी समझौते के। और ये उस वक्त एक बहुत ही, कह सकते हैं, रैडिकल और खतरनाक सोच थी। तो उनके शुरुआती काम को सिर्फ एक टीनेज का गुस्सा समझना भूल होगी। स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, ये असल में ब्रिटिश इकोनॉमी की जड़ों पर सीधा हमला था। और इन्हीं कामों की वजह से वो बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों की नजरों में खटकने लगे थे। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सावरकर अपनी लड़ाई को भारत से उठाकर सीधा अंग्रेजों के घर यानी लंदन ले जाते हैं। और ये वो कदम था जिसने गेम ही बदल दिया। ये जो स्क्रीन पर है, ये उस वक्त की सोच के दो अलग अलग ध्रुवों को दिखाता है। एक तरफ थी कांग्रेस और दूसरे दल जो कहते थे कि ठीक है, ब्रिटिश ताज के नीचे ही हमें थोड़ी और आज़ादी दे दो। और दूसरी तरफ थे सावरकर जो कह रहे थे कि नहीं, हमें चाहिए पूरी आज़ादी, और उसके लिए अगर हथियार भी उठाने पड़े तो उठाएंगे। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। तो ये सिर्फ धरने या प्रदर्शन नहीं थे, बिल्कुल नहीं। सावरकर तो एक आर्म्ड रेवोल्यूशन, एक सशस्त्र विद्रोह की नींव रख रहे थे। अब सोचिए, क्रांतिकारी किताबें लिखना, उन्हें छपवाकर बांटना, किताबों के अंदर पिस्तौल छुपाकर भारत भेजना, बम बनाने की ट्रेनिंग देना और लेना, हर एक कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इससे पता चलता है कि वो सिर्फ जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि कितने गहरे स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो लंदन कानून पढ़ने गए थे, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में घंटों बिताते थे। क्यों? ताकि वो 1857 की क्रांति को स्टडी कर सकें, समझ सकें कि उस वक्त क्या गलतियां हुई थी, ताकि उन्हें दोहराया ना जाए। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के ही आर्काइव को, उनके ही दस्तावेजों को उनके खिलाफ एक हथियार बना लिया था। लेकिन जब आप इतना कुछ कर रहे हों, तो जाहिर है दुश्मन की नज़र आप पर पड़ेगी ही। और वही हुआ। सावरकर की गतिविधियां अंग्रेजों की नज़रों में आ गईं, और फिर हुई उनकी गिरफ्तारी। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे डेयरिंग एस्केप अटेम्प्ट्स में से एक बन गया। और चार्जेस देखिए क्या लगे, राजा के खिलाफ जंग छेड़ना। ये उस जमाने में सबसे बड़ा जुर्म था, सीधी देशद्रोह की सजा। और मजे की बात यह है कि वो चाहते तो पेरिस में सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन नहीं, वो इन आरोपों का सामना करने के लिए वापस आए। ये उनके हिम्मत और अपने मकसद पर यकीन को दिखाता है। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक जहाज फ्रांस के पास रुका है और एक छोटा सा गोल छेद, जिसे पोर्टहोल कहते हैं, उससे एक आदमी समंदर में छलांग लगा देता है। वो तैरकर फ्रांस की जमीन पर पहुंचता है, आजादी के लिए। हालांकि उन्हें वहां फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इस एक कोशिश ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक इंटरनेशनल विवाद खड़ा हो गया और यह साफ हो गया कि अंग्रेज सरकार सावरकर को कितना बड़ा खतरा मानती थी। लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो पाए, और इसके बाद उनकी जिंदगी का शायद सबसे काला, सबसे भयानक चैप्टर शुरू हुआ। अंडमान की वो जेल जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। 50 साल सिर्फ एक नंबर है ना, लेकिन सोचिए, 50 साल की सजा। ये सिर्फ जेल की सजा नहीं थी, ये एक कोशिश थी, एक क्रांतिकारी की हिम्मत को, उसकी आत्मा को पूरी तरह से कुचल देने की।
उसे इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा देने की। काला पानी, ये नाम ही काफी था। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये एक जीती जागती नर्क थी। कैदियों को कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था, उनसे तेल निकलवाया जाता था। ये सिर्फ कैद नहीं थी, ये हर दिन हर घंटे इंसान के आत्मसम्मान को तोड़ने का एक सोचा समझा तरीका था। लेकिन इतनी क्रूरता के बीच भी इंसान की हिम्मत देखिए। जब उनके पास कागज कलम छीन लिए गए तो उन्होंने जेल की दीवारों को ही अपना कागज बना लिया। एक कील से दीवारों पर कविताएं लिखते थे, हजारों लाइनें, और फिर उन्हें मिटाने से पहले जुबानी याद कर लेते थे। सोचिए, अपने दिमाग को ही उन्होंने अपनी आखिरी आज़ादी का किला बना लिया था। और अंग्रेज उन्हें किस नज़र से देखते थे, ये जेलर के इस एक बयान से साफ हो जाता है। सावरकर अंडमान में सारी अशांति की जड़ है, इस पर कोई रहम नहीं होना चाहिए। मतलब लोहे की सलाखों के पीछे भी वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। वो सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वो एक आइडिया थे जिसे जंजीरें नहीं रोक पा रही थीं। और जेल के अंदर भी उनका संघर्ष जारी रहा। जब उन्होंने देखा कि हिंदू कैदियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, शुद्धि अभियान चलाया। यानी जो लोग धर्म बदलना नहीं चाहते थे, उनकी घर वापसी करवाई। उनका विद्रोह जेल की दीवारों के अंदर भी उतना ही जिंदा था। तो दशकों की इस भयानक कैद के बाद सावरकर बाहर तो आए, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी उतना ही अहम है। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि आज़ादी का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल था। अंडमान से निकलने के बाद भी उन्हें सालों तक नजरबंद रखा गया। ऐसा नहीं था कि एक दिन वो जेल से निकले और आज़ाद हो गए। नहीं, उनकी आज़ादी उन्हें टुकड़ों में मिली, एक बहुत लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया के बाद। और इसी नज़रबंदी के दौरान एक बहुत अहम घटना हुई। सोर्स आर्टिकल के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर हेडगेवार से, और इसी मुलाकात और चर्चा के बाद 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। ये दिखाता है कि उनके विचारों का असर कितना गहरा और दूर तक था। जेल और नज़रबंदी की सीमाएं भी उसे रोक नहीं पाईं। तो आखिर में सावरकर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जिस आर्टिकल पर ये सब आधारित है, उसका टाइटल है, कैसे एक देश उस इंसान के साथ नाकाम रहा जिसका सम्मान होना चाहिए था। तो उनकी ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है, इतिहास के बारे में, हमारी याददाश्त के बारे में, और इस बारे में कि हम किसे हीरो मानते हैं और क्यों। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।